तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के बारे में, जिसको लिखने वाले हैं मिस्टर जॉन फिने। तो जॉन फिने जो हैं, उन्होंने एक ऐसी रोमांचकारी कहानी लिखी है जिससे वो हमें कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं, लेकिन उसका रोमांच इतना अच्छा है कि आप लास्ट तक उस सस्पेंस को सुलझा नहीं पाएंगे कि एक्चुअली इस स्टोरी में हुआ क्या। तो गाइज, ऐसी ही एक मन को रोमांचित करने वाली एक कहानी है, और ये कहानी है एक 31 वर्षीय व्यक्ति के बारे में, आदमी के बारे में, जिसका नाम है चार्ली। तो चार्ली जो है हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है, और चार्ली के साथ में दो और हमें किरदार मिलते हैं, जिसमें से एक चार्ली की वाइफ है जिसका नाम है लुइसा, और एक चार्ली के फ्रेंड हैं जो पेशे से, बाय प्रोफेशन, एक मनोवैज्ञानिक हैं। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन या मानसिक किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, उनका इलाज करने का काम करते हैं। तो मुख्य किरदार हमारे यहाँ पर चार्ली भाई साहब जो हैं, वो जैसे ही कहानी को शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत में ही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, और अचानक से वो कहना शुरू कर देते हैं कि सैकड़ों ऐसे सबूत हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा तल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, चार्ली ऐसा मानता है कि वहां तृतीय तल है, इससे उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। सैम जो उनका मित्र है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया की जो असुरक्षाएं हैं, चिंताएं हैं, तनाव है, और इन सारी तरह की नकारात्मक भावनाओं से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए तुम कल्पना कर रहे हो कि कोई थर्ड लेवल भी है, जबकि ऐसा कुछ भी वहां पर उपस्थित नहीं है। इसका एक उदाहरण देते हुए जो सैम है वो चार्ली से कहता है कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा शौक क्या है? तो तुम्हारा शौक है डाक टिकट इकट्ठे करना, और ऐसे शौक इंसान के तभी होते हैं जब वह वास्तविकता से भागने का प्रयास करता है। चार्ली इस पे कहता है कि भैया मैं क्या, मेरे दादाजी जो थे वो भी डाक टिकट इकट्ठा करते थे, वो तो कोई सच्चाई से भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उसके अलावा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो हैं, वो भी डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते थे, तो क्या वो भी मानसिक रूप से बीमार थे? तो भैया डाक टिकट इकट्ठा करना, अलग अलग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करना, अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठा करना, ये कोई चिन्ह थोड़ी है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है या तनावग्रस्त है या किसी डिप्रेशन का शिकार बना हुआ है कि वह वास्तविक दुनिया से भागने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे ही चैप्टर की ओपनिंग होती है, हमें स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में इस तरह की बातें पढ़ने को मिलती है कि हम पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चैप्टर है किस बारे में। तो अब जब जो बात अभी तक हमने करी है उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे कि वो ये सारी बातें क्यों कह रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि चार्ली को स्टार्टिंग में ये बात कहनी पड़ी। तो अब चार्ली की वास्तविक स्टोरी शुरू होती है कि एक्चुअल में उस दिन ऐसा क्या हुआ कि चार्ली जो है उसे लोग परेशान समझ रहे हैं या पागल समझ रहे हैं या एक तरह का मनोविकारी समझ रहे हैं। क्यों चार्ली की पत्नी बहुत परेशान है, क्यों चार्ली का दोस्त जो है सैम वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से उसका इलाज या काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए गाइस, स्टोरी को पहले पायदान से शुरू करते हैं। तो गर्मियों की एक रात की बात है, चार्ली अपने ऑफिस से निकलता है, और ऑफिस से निकल करके वो अपनी घड़ी देखता है। उसे लगता है यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं तो लेट हो गया, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है अपनी पत्नी लुइसा के पास में। और इसी विचार से वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर जाता है, जहां पर सब अर्बन एरियाज के लिए यानी उपनगरीय क्षेत्रों के लिए ट्रेन्स जाती हैं। ऐसा विचार करते हुए वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर चला जाता है, जो एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और वहां पर जो जमीन पर बना हुआ है वो रेलवे स्टेशन है, और उससे नीचे जाने के बाद फर्स्ट लेवल आता है, और उससे नीचे जाने के बाद सेकंड लेवल आता है। तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो है, ये 2 ही लेवल हैं उस ग्रैंड सेंट्रल के अंदर। तो वह कहता है कि मैं फटाफट से जाता हूं और फर्स्ट लेवल पे उतरता हूं, उसके बाद सेकंड लेवल पे उतरता हूं, क्योंकि सेकंड लेवल से ही सब अर्बन एरियाज के लिए, उपनगरीय क्षेत्रों के लिए ट्रेन्स जाया करती है। और सभी कुछ सामान्य था, मैंने सूट पहन रखा था, एक टोपी पहन रखी थी, मैंने अपने आसपास से कई लोगों को गुजरते हुए देखा जो बिल्कुल दिखने में मेरे जैसे ही थे, और ग्रैंड सेंट्रल जैसी जगह पर जो हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती है, जो कि सेंट्रल न्यूयॉर्क के अंदर सिचुएटेड है, तो ऐसी जगह पर मैं
अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे उतरा। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं सेकंड लेवल पर जाता था तो हर बार खो जाता था। कभी किसी गलियारे से निकल रहा हूँ, कभी मैं 3 ब्लॉक आगे जाकर के किसी नई गली से बाहर निकल रहा हूँ। तो मेरे साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं सेकंड लेवल की ओर आगे बढ़ रहा था जहां से सब अर्बन ट्रेन्स मुझे मिलने वाली थी। और वहां जाते जाते मेरे मन में विचार आया कि भैया यार, ये ग्रैंड सेंट्रल जो है ये ऐसा लग रहा है कि पेड़ की तरह, जैसे पेड़ की जड़ें होती है ना, नीचे से बढ़ती रहती हैं, नई नई जड़ें निकलती रहती है, नई नई उसकी डालियां बढ़ती रहती हैं, वैसे ही ये ग्रैंड सेंट्रल भी एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जितनी बार आता हूँ उतनी बार नई गलियां, जितनी बार आता हूँ उतनी बार नई सीढ़ियां मुझे देखने को मिलती है। ये सारा विचार करते करते वह नीचे की ओर जा रहा होता है, सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है, द्वितीय तल पर पहुंच जाता है, और वहां से भी उसे नीचे जाने के लिए एक और गलियारा या सीढ़ी दिखाई देती है। बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा विचार किए कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं और आगे कहां मुझे जाना है, वह उस गलियारे में चला जाता है और वहां से और नीचे की तरफ उतरना शुरू करता है। लेकिन वहां उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। आसपास कोई आदमी नहीं, बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा। और वह जैसे जैसे उस गलियारे में आगे बढ़ता रहता है, उसे वह सन्नाटा थोड़ा अजीब लगने लगता है। लेकिन उसे लगता है कि चलो रात का समय है तो हो सकता है ज्यादा लोग होंगे नहीं। तो ऐसा विचार करते हुए वह आगे चला जाता है और एक मेहराबदार दरवाजे से बाहर निकलता है। और बाहर निकलते ही जो लेवल, यानी कि जो रेलवे स्टेशन वो वहां पर देखता है, उसका वर्णन करना शुरू करता है कि भैया उसे अगर देखो तो वहां जितने लोग खड़े थे सबने जैसे 19वीं शताब्दी के कपड़े पहन रखे थे, सबने वो पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। एक व्यक्ति जिसने टोप पहन रखा था वो अपनी जेब में से पुराने जमाने वाली वो गोल्डन वॉच निकालता है, खटाक करके खोलता है और उसमें टाइम देखता है। आसपास देखता है तो पुराने जमाने के पूछताछ के लकड़ी के बने हुए कैबिन्स वहां पर थे। नीचे की तरफ देखता है तो पीतल के पीकदान वहां पर रखे हुए थे। आसपास की रोशनी देखता है तो बहुत कम रोशनी होती, बहुत ही डिम लाइट वहां पर दिखाई देती है, और पुराने जमाने की जो लालटेन्स होती है वो दिखाई देती है। जब वो ट्रेन की तरफ देखने का प्रयास करता है तो एविन करके जो पुराने जमाने के इंजन्स हुआ करते थे, वो पुराने जमाने के इंजन्स उसे दिखाई देते हैं। अचानक से देख करके वो चौंक जाता है, और जब थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के एक अखबार वहां पर पड़ा होता है। उस अखबार को जैसे ही वो ध्यान से देखता है, उस अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड एक ऐसा अखबार है जो चार्ली जानता है, जो सालों से नहीं छपा है क्योंकि उसकी छपाई अब बंद हो गई है। वो न्यूज हाउस अब बंद हो चुका है। और जैसे ही वो उस अखबार पर नजर डालता है, उसकी नजर सबसे पहले पड़ती है उस अखबार के टाइटल पे जो लिखा होता है द वर्ल्ड। और यहाँ पर चार्ली जानता है कि काफी सालों से द वर्ल्ड नहीं छपा है, क्योंकि पहले जमाने में छपा करता था, अब ये अखबार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जब वो उसकी डेट पर नजर डालता है तो डेट बताती है 11 जून 1894, यानी कि 11 जून 1894। तो 20वीं 21वीं शताब्दी में आकर के अगर आपको 19वीं शताब्दी का न्यूज़पेपर दिखेगा पैरों के पास पड़े हुए, तो वो उसी समय समझ जाता है कि मैं किसी ना किसी तरह के एक टाइम ट्रेवल के लूप में आ गया हूं, यानी कि यहां से मैं चाहूं तो टाइम ट्रेवल कर सकता हूं। और वहां पर उस जमाने में भी जितनी भी ट्रेन थी, उनमें से न्यूयॉर्क में, लंदन में, कहीं पर भी आप जाना चाहें वहां पर आप आसानी से उन ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए जा सकते थे। तो उसी समय वो अपनी पुरानी यादों से घिर जाता है और नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। नॉस्टैल्जिया मतलब अपनी बचपन के या पुराने समय की जो यादें हैं उन्हें याद करने लगता है। और उसे ध्यान आता है कि भैया मेरे दादाजी जो थे वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस में रहते थे, जहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस होते थे, लंबे लंबे ताड़ के पेड़। शाम के समय में लोग गार्डन में बैठ करके बढ़िया चाय वाय पीते थे, सिगार विगार पीते थे और मस्त रहते थे। सभी लोग बहुत खुश रहते थे उस समय में। तो वह टिकट विंडो पर जाकर के विचार करता है और पैसे निकाल कर देता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए, एक खुद के लिए और एक पत्नी लुइसा के लिए, कि मुझे 2 टिकट चाहिए। और इन 2 टिकट के माध्यम से वह कहां जाना चाहता था? वहीं पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो जाना चाहता था। और वो जानता था कि वह वहां पर जा सकता है क्योंकि उस समय भी वहां के लिए ट्रेन अवेलेबल थी। और जैसे ही वो वहां पर जाकर पैसे निकालकर उसे देता है और सामने जो क्लर्क बैठा होता है, जो टिकट देने वाला होता है, वह उन पैसों की तरफ ध्यान से देखता है और देख करके कहता है, भाई साहब ये पैसे नहीं है, ये केवल कागज के टुकड़े हैं।
तभी उसे अचानक से ध्यान आता है कि भैया ये जो समय है ये 1894 का समय है। उस समय की करेंसी, उस समय का पैसा अलग था, आज के पैसा जैसा नहीं दिखता था। और ये कह करके वो अपनी ड्रॉर की ओर देखता है क्लर्क और बताता है कि ये असली पैसा है। तो यहाँ पर हमारे चार्ली भाई साहब भी उसकी तरफ नजर डालते हैं और एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लर्क कहता है कि क्या तुम मुझे ठगने का प्रयास कर रहे हो, लूटने का प्रयास कर रहे हो, ध्यान रखना तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तो वह समझ जाता है कि वह इनडायरेक्टली उसे जेल भेजने की धमकी दे रहा है कि भैया अगर मुझे ठगोगे मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और सबसे अच्छी बात जो 1894 से लेकर आज तक नहीं बदली थी, वो क्या बात थी कि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। ना तो आज के जेल अच्छे हैं ना तब के जेल अच्छे थे। तो अगर मैं 1894 में रहना भी चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं जेल में जाकर के तो नहीं रहना चाहूंगा कि भाई मेरे को कोई उठा करके जेल में डाल दे, ये मैं नहीं चाहूंगा। तो तुरंत प्रभाव से वह पीछे हटता है, अपने पैसों को वापस रखता है और वहां से भाग जाता है। अगले ही दिन ऑफिस में जब उसका लंच ब्रेक होता है, दोपहर के खाने की जब उसे छुट्टी मिलती है, उसी समय वो अपने बैंक में जाता है और बैंक में जाकर के जो $300 उसके पास पड़े होते हैं वो सारे निकलवा लेता है और करेंसी एक्सचेंज वालों के पास जाता है, जहां पर पुराने जमाने की करेंसी उसे मिल सकती है। जब वो $300 देता है तो उसके बदले में उसे $300 से कम पैसा मिलता है, क्योंकि उसके चार्जेस कट जाते हैं। लेकिन चार्ली यहां बताता है कि मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पहले के समय में जो प्राइजेस थी, जो चीज़ों की कीमत थी, वो भी बहुत कम थी। यानी कि अगर मैं 13 सेंट लेके भी जाऊं तो भी मुझे एक ट्रे अंडे की आराम से मिल जाएगी। इसलिए वो इसकी चिंता नहीं करता और बार बार जाकर के ग्रैंड सेंट्रल पे उस थर्ड लेवल को ढूंढने का प्रयास करता रहता है, लेकिन उसे थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता। कुछ समय के बाद जब वो अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है, लुइसा को, तो लुइसा ये बात जानकर के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई मेरे पति को क्या हो गया, ये कैसी हरकतें करने लग गया, बैंक से सारे पैसे निकाल लिए, कोई थर्ड लेवल ढूंढ रहा है, 1894 में जाकर के जीने का प्रयास कर रहा है। तो जब वो अपनी चिंता उसे बताती है तो कुछ समय तो वह उसकी बात नहीं मानता, ढूंढता रहता है ग्रैंड सेंट्रल पे थर्ड लेवल को, लेकिन कुछ समय बाद वह वहां जाना बंद कर देता है, वहां जाना रुक जाता है। तो गाइज यही वो क्षण है जिस क्षण में हम लोग फिट करेंगे कहानी के फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पर, कि जब लुइसा उसे समझाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा चिंतित है, जब सैम उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम दुनिया की जो चिंताएं हैं उससे भागने का प्रयास कर रहे हो, डाक टिकट इकट्ठा करना भी एक उसी का उदाहरण है कि तुम मानसिक रूप से डिप्रेशन में हो, तनाव में हो। तो ये जो पार्ट है स्टोरी का, ये पार्ट हमें सबसे स्टार्टिंग में बता दिया गया और यहाँ पर उस पार्ट को मिसिंग रखा गया ताकि उस पैराग्राफ का रेफरेंस हमें यहाँ पर मिल सके। तो अब इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है कि अब लुइसा और मैं, हम दोनों ही बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि मेरा मनोवैज्ञानिक दोस्त सैम नहीं मिल रहा था, वो अचानक से गायब हो गया था। और जब उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि भैया जहां पर मैं अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए गया था, तो सैम भाई साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी नई करेंसी को पुरानी करेंसी में चेंज कराया और चेंज कराने के बाद वो गायब हो गए थे। तभी सैम का ध्यान जाता है कि अच्छा, मैंने उसे बताया था कि मैं जब छोटा था तो मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था और गेल्सबर्ग कितना सुंदर था, कितना प्यारा था। हो ना हो भाई साहब ये भी वहां पर गया होगा। और ऐसा मन में विचार करके जो उसके दादाजी के समय का एक कलेक्शन पड़ा था, उस कलेक्शन को, जो डाक टिकट का कलेक्शन था, उस कलेक्शन को वो हर कुछ दिनों में बार बार उसने देखना शुरू कर दिया। अब ऐसा उसने क्यों करना शुरू किया ये भी अभी हमें थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। तो चार्ली के जो दादाजी थे उनकी आदत थी फर्स्ट डे कवर्स को यूज करने की, कलेक्ट करने की। वो फर्स्ट डे कवर्स जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें कलेक्ट किया करते थे। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर का मतलब यह है कि जब भी सरकार कोई नया डाक टिकट निकालती है, उस दिन जो टिकट कलेक्शन करने वाले लोग होते हैं, जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, वे लोग पहले दिन का पहला टिकट खरीदते हैं, वहां से खाली लिफाफा खरीदते हैं, उस पर उस टिकट को चिपकाते हैं, अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं और वह टिकट या वो लिफाफा खुद को ही पोस्ट कर देते हैं। और एक दिन में, 2 दिन में वो लिफाफा उन्हें अपने घर पर हासिल हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे आपका जो डाक टिकट है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, अधिकृत हो जाता है कि भैया ये पहले दिन ही खरीदा गया था जिस दिन लॉन्च हुआ।
कैसे पता चलता है? तो भैया जैसे ही वो लिफाफा जमा कराते हैं, डाक टिकट वाले उस पर एक स्टैंप लगाते हैं और उस स्टैंप पे उस दिन की तारीख लिखी हुई होती है। तो डाक टिकट सामने दिख गया, स्टैंप लगाया, उसमें तारीख आ गई, तो तारीख और डाक टिकट, और आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कितनी तारीख को ये जो है डाक टिकट लॉन्च किया गया था, तो वो तारीख और वो टिकट दोनों मैच कर जाते हैं, जिससे उस डाक टिकट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कलेक्शन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यही गाइस हमारा डाक टिकट होता है और इसी को हम लोग फर्स्ट डे कवर भी कहते हैं। तो दादाजी को फर्स्ट डे कवर इकट्ठे करने का, कलेक्ट करने का शौक था। तो दादाजी के फर्स्ट डे कवर जो है, उन्हीं के बीच में वो बार बार जब देखता रहता था, तो अचानक से उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर दिखाई दिया जो वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सालों से वो उस कलेक्शन को देख रहा था और उसमें कभी भी फर्स्ट डे कवर उसे दिखाई नहीं दिया। तो फर्स्ट डे कवर को जब वो खोल करके देखता है तो उसमें से एक चिट्ठी निकलती है। सामान्यतः जितने फर्स्ट डे कवर रहते हैं वो तो खाली रहते हैं, लेकिन इसमें से एक चिट्ठी निकली थी और उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था और वो चिट्ठी किसके द्वारा आई थी? तो वो चिट्ठी भेजने वाले थे हमारे सैम भाई साहब, जिन्होंने गेल्सबर्ग से वो चिट्ठी उनके दादाजी को भेजी और दादाजी के कलेक्शन में वो चिट्ठी अब दिखाई दे रही थी, यानी पास्ट में भेजी हुई चिट्ठी प्रेजेंट में दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ा उस चिट्ठी को, तो उन्हें पता चला कि सैम भाई साहब तो पहुंच गए गेल्सबर्ग और वहां जाकर के वही मनोचिकित्सक वाला काम करना शुरू कर दिया। और उन्हें भी इनवाइट किया जा रहा है कि चार्ली एंड लुइसा, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करो, थर्ड लेवल को लगातार ढूंढते रहो, क्योंकि यहाँ पर आना सच में वर्थ करता है। तुम बहुत खुश हो जाओगे अगर तुम यहाँ पर आओगे तो। ये सारी बातें उस लेटर में लिखी हुई रहती है और लास्ट में एक सिग्नेचर होता है सैम। तो गाइस, ये हमारी कहानी थी जो थोड़ी सी रोमांचकारी थी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी कि एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम लोगों को दिया गया है वो ये है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की चिंताएं रहती है, अलग अलग प्रकार के तनाव रहते हैं, अलग अलग परेशानियां रहती है, चुनौतियां रहती है, संघर्ष रहते हैं। और एक व्यक्ति वीडियो गेम के माध्यम से, टीवी सीरियल्स या फिल्म्स देख करके, या फिर वेब सीरीज देख करके, या कहानी किताबें पढ़ करके और इन चिंताओं से भागने का प्रयास करता है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो अचानक से ना चाहते हुए भी उसका जो मेन लीड हीरो होता है, आप अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करना शुरू कर देते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक कॉमेडियन होगा और आप अपने आप को वो कॉमेडियन मानोगे, या उसमें एक विलन होगा आप अपने आप को वो विलन मानोगे। आप अपने आप को हमेशा उस हीरो की पोजीशन में रखते हो, क्योंकि लास्ट में उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। और आप भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समय के लिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए उसके पात्र को, उसके चरित्र को आप जी लें और आप अपने जीवन की वास्तविक जो समस्याएं हैं उनसे भाग सकें, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। ये मानव स्वभाव है, मानव प्रकृति है। इसके बारे में कई लोगों ने कई रास्ते बताए हैं, कई मनोवैज्ञानिकों ने, कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बारे में एक हम लोगों ने अभी 12th क्लास में पोइट्री पढ़ी थी, तो कीपिंग क्वाइट, वो भी एक अच्छा तरीका है। आप चाहें तो उसका भी एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको कुछ सवालों के जवाब उस पोइट्री में ज़रूर मिल जाएंगे। तो गाइज, अगर आप लोग भी ऐसी कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारी कहानी है आज की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।